अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। लाइव जुड़े हुए सभी प्यारे छात्रों को गुड मॉर्निंग। और अपनी करंट अफेयर्स की इस क्लास में सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और प्यारे साथियों, अपनी ये करंट अफेयर्स की जो क्लास है और ये उसी प्रकार से 3 पार्टों में अपनी चलेगी। पहले पार्ट में और इस आज की बेहतरीन न्यूज के साथ दूसरे पार्ट में होंगे आज के बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तीसरे और अंतिम पार्ट में पढ़ेंगे हम अपने रापचिक जी के स्टैटिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन है। तो अब बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास की शुरुआत करते हैं हम आज के अपने एक अच्छे विचार से। और अच्छे विचारों में से एक आज का है, धन आपसे कोई भी छीन सकता है या चुरा सकता है, लेकिन ज्ञान आपके पास हमेशा बना रहेगा। और सबसे बड़ा जो धन होता है वो ज्ञान ही होता है, मानी जिसको कोई भी नहीं चुरा सकता। और क्लास की शुरुआत करते हैं हम आज की बेहतरीन करंट अफेयर्स की न्यूज के साथ। तब तक प्यारे साथियों अपनी न्यूज चले, आप एक बार अपने इस सेशन को जरूर शेयर करें। और आज की पहली न्यूज है, उद्योग मानक का उल्लंघन करने पर सेबी ने आधार वेंचर्स पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, और ये सेबी का जो मुख्यालय है ये बंबई में स्थित है। अगली न्यूज है, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने नागरिक सेवाओं के लिए एक बेहतरीन मोबाइल लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, जिस थाईलैंड को हम सफेद हाथियों का देश कहते हैं। आज की अपनी बेहतरीन न्यूज है, मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। और सबसे बेहतरीन न्यूज ये है प्यारे साथियों, आज की ये न्यूज हमारे हमेशा काम में आएगी। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो फाइबर प्लांट बनने जा रहा है, भारत का पहला है और दुनिया का सबसे बड़ा फाइबर प्लांट है। और अब चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चन पर। आप दूर से दिखाई का पहला क्वेश्चन किया है, वह भारत के कौन से राज्य से संबंधित है। मानी 100 मीटर की जो रेस होती है उसमें नया भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले हैं अल्मान, मानी ये जो रेसर या धावक हैं भारत के, और इनके द्वारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है। कौन से राज्य में बनाया गया है आपको यह बताना है। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, विश्व के सबसे तेज धावक है उसेन बोल्ट। विश्व के सबसे तेज धावक कौन है? उसेन बोल्ट है। तो हम आगामी भारत का उसेन बोल्ट अमलान बोरगोहेन को कह सकते हैं। इसका बताना कि उसेन जो बोल्ट है वो इनकी तुलना हम अपने इस अल्मान से कर सकते हैं कि इनका संबंध कौन से राज्य से है। किन्सू रियल स्टार, और कहां पर रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है ये भी आपको बताना है। और उसेन बोल्ट ध्यान रखना प्यारे साथियों, जमैका देश के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं? उसेन बोल्ट तो जमैका के हैं। और इसका राइट उत्तर है मध्य प्रदेश। बिल्कुल एमपी राज्य से ये अपना संबंध रखते हैं। और अब देखते हैं कहां पर है। देखो, भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, कहां पर आयोजित? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ भारत में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। अमलान बोरगोहेन ने 2016 में अमीय कुमार मलिक द्वारा बनाए गए
10.26 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को 0.01 सेकंड से बेहतर किया है। तो आपको यह ध्यान में रखना, पिछला किन के पास था रिकॉर्ड, पिछला जो भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो अमीय कुमार के पास था, और इस बार का जो रिकॉर्ड है वो है अमलान के पास में। और ये जो प्रतियोगिता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित हुई है, और जिनको आगामी भारत का हम उसेन बोल्ट भी कह सकते हैं। और अब चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। छात्रों और कर्मचारियों की शिकायत के हल हेतु यूजीसी मानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। मानी यूजीसी का मतलब होता है प्यारे साथियों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और यूजीसी के द्वारा अपने कर्मचारी व छात्रों के लिए या उनकी शिकायतों के समाधान के लिए इनमें से कौन सा जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है। और मैं आपको यहां पर थोड़ा सा प्यारे साथियों बता दूं, यूजीसी की स्थापना एक समिति करती है। ध्यान से सुनना, मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। यूजीसी की स्थापना 1953 में एक समिति करती है जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं इस समिति के अध्यक्ष थे, और यही मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्यारे साथियों पहले शिक्षा मंत्री थे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की समिति में बने इस यूजीसी को वैधानिक मान्यता मिली 1956 में। मानी यूजीसी को वैधानिक मान्यता या यूजीसी की ओरिजिनल रूप में स्थापना कब हुई, 1956 में हुई थी। और ध्यान में रखना प्यारे साथियों यूजीसी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यूजीसी का मुख्यालय कहां स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे जो 1955 में बने थे। माने तो इसका राइट उत्तर होगा प्यारे साथियों ई समाधान, सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। और आप ए बता रहे हो, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, मानी ई समाधान ऐप लॉन्च किया गया है यूजीसी के द्वारा अपने छात्रों की और अपने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए। और खेमचंद का बिल्कुल राइट उत्तर आ रहा है। वर्तमान में यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं और वो जगदीश कुमार है या धीरेन्द्र पाल हैं, बिल्कुल सुमन वर्मा का शांति स्वरूप भटनागर बिल्कुल सही है, ठीक है। और खेम सिंह यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, पहले शांति स्वरूप भटनागर, बिल्कुल सबका मालिक एक का उत्तर राइट आया है। और डीजीपी भी थे ये हरियाणा के। अच्छा बिल्कुल बेटा, बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत को। तो आप देखते हो आगे देखो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अपने स्टूडेंट की हर समस्या के जल्द समाधान के मकसद से सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है। यह पोर्टल जिसे ई समाधान नाम दिया गया है, सभी तरह के पुराने पोर्टल और हेल्पलाइन को मर्ज करके ई समाधान बनाया गया। माने पहले के जितने भी हेल्पलाइन नंबर थे और उनको सबको एक करके एक नाम है ई समाधान ऐप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि कहां की पुलिस ने अपने नागरिकों की सेवा के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। माने टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया प्यारे साथियों, और टेक्नोलॉजी के जमाने में चाहे वो यूजीसी हो और चाहे वो किसी भी राज्य की पुलिस हो या सरकार हो, वो आजकल क्या करती है, नए नए ऐप जारी करती है के लिए। और जश्न कह रही है 1956, बिल्कुल जश्न 1956 में हुई थी। बिल्कुल इसका राइट उत्तर आ रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों की सेवाओं के लिए एक नया मोबाइल ऐप क्या किया है,
लॉन्च किया है। जो जम्मू कश्मीर जो राज्य है अब भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील है। कब तक रहेगा वो तो अपनी मोदी सरकार जाने। पहले राज्य था, धारा 370 विशेष दर्जा था, 370 हटा करे और का उत्तर जम्मू कश्मीर राज्य पुलिस के द्वारा। तो देखो जम्मू कश्मीर पुलिस सेवाओं के एक नया ऑनलाइन अनुरोध है कि वे आपातकालीन सेवाओं को आसानी से प्राप्त करने के लिए यह ऐप अपने मोबाइल में रखें। मानी सबसे ज्यादा आपातकाल या इमरजेंसी जो है और वो कहां आती है, सबसे ज्यादा आपातकाल और इमरजेंसी अपने जम्मू कश्मीर में रहती है। मानी वह कश्मीर तो प्यारे साथियों कभी धरती का स्वर्ग कहलाता था, परंतु आज हर समय इमरजेंसी वहां पर लगी रहती है, क्योंकि आतंकवाद के कारण वही अपना धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर राज्य आज आतंकवाद के कारण नरक की सांसें गिन रहा है। मानी पाकिस्तानी आतंकवाद के कारण ये नरक की सांसें गिन रहा है। तो वहां की फौज ने और वहां के गृह रक्षा दल ने और क्या किया है, एक आपातकालीन सेवाओं के तत्काल समाधान के लिए एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और फूफू भी नहीं दिख रहे हैं और पर्सन भी नहीं दिख रहे हैं, दिख जाएंगे, टेंशन नहीं करनी है, बिल्कुल दिख रहे हैं। ये बीच बीच में झपकी आ जाती है आपको, है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने, ये क्वेश्चन प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसका उत्तर देना सोच समझ के, कि किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत शुक्रवार को राज्य भर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। विनाइल के बैनर के खिलाफ क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। किसको छुपाने, किसको बचाने के लिए प्यारे साथियों, पर्यावरण को बचाने के लिए विनाइल की जो भी बैनर है उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला। अब मैं आपको बता दूं बेटा, ये विनाइल है और ये जो प्लास्टिक है ये क्या करता है, विनाइल और प्लास्टिक ये सभी के सभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं यहां पर प्यारे साथियों सबसे पहले थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूं, तो जो प्लास्टिक है उसकी खोज 1862 में हुई थी। प्लास्टिक की जो खोज है जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसकी खोज 1862 में हुई। और प्लास्टिक के प्रयोग में भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है। मानी विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है भारत, जो सबसे ज्यादा क्या करता है प्यारे साथियों, प्लास्टिक का प्रयोग करता है। और प्लास्टिक के जितना ज्यादा प्रयोग होता है उतना ही नुकसान होता है किसको, पर्यावरण को। तो पर्यावरण को बचाने के लिए और प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास हर राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं आपको एक नई जानकारी दूं कि इस प्लास्टिक पर या अपने क्वेश्चन बनता है, प्लास्टिक मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो प्यारे साथियों, प्लास्टिक मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। कि सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्णतः क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और यह भी ध्यान रखना बिल्कुल सही है कि 1862 में प्लास्टिक की खोज अलेक्जेंडर पोकर्स ने की थी। और भारत का प्लास्टिक के प्रयोग में तीसरा स्थान है, जो अब धीरे धीरे हर राज्य क्या कर रहा है, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रहा है। और अपने क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा कि विनाइल के बैनर पर और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य ने प्रतिबंध लगाया है प्यारे साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य ने प्रतिबंध लगाया। परंतु यह भी ध्यान में रखना है, प्लास्टिक मुक्त होने वाला पहला राज्य। आगे देखो, आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत शुक्रवार को राज्य भर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इसके बजाय कपड़े के बैनर का इस्तेमाल किया जाना
चाहिए, मानी आजकल होर्डिंग लगाए जाते हैं प्यारे साथियों जगह जगह पर, और उन होर्डिंगों को रोकने के लिए क्या कहा गया कि आपको यदि होर्डिंग या विज्ञापन ही करना है तो आप कपड़े के बैनर पर करो, ठीक है। और बिल्कुल महेंद्र ढाका भी सही कह रहे हैं, जैविक खाद को पूर्णतः प्रतिबंध प्रयोग करने वाला पहला राज्य सिक्किम है, और रासायनिक खादों पर प्रतिबंध लगाने वाला भी सिक्किम है, जैविक राज्य भी सिक्किम है। और विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन के तहत ही क्या हुआ था, और भारत में वन एवं वन्यजीव अधिनियम बनाया गया। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, पर्यावरण की जागरूकता के लिए विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। उद्योग मानक का उल्लंघन करने पर सेबी ने आधार वेंचर्स पर कितने रुपए का प्रतिबंध लगाया है? ध्यान रखना प्यारे साथियों, सेबी का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा में स्थित है। सेबी का मुख्यालय कहां स्थित है? मुंबई के बांद्रा में स्थित है। इसी सेबी ने आधार वेंचर्स पर जुर्माना लगाया है, किसका उल्लंघन करने पर? उद्योग मानकों का उल्लंघन करने पर। कि हाल ही में आधार वेंचर्स ने क्या किया है, और उद्योग मानक का उल्लंघन किया है, और उल्लंघन करने वालों पर सेबी क्या करती है, या तो जुर्माना लगाती है, या उनको अवैध भी घोषित करती है, या उन पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। तो बिल्कुल सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्तर राइट आ रहा है। इसका राइट उत्तर होगा 25 लाख रुपए का जो प्रतिबंध जुर्माना है वो सेबी के द्वारा आधार वेंचर्स पर और उद्योग मानकों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई के बांद्रा में स्थित है। अब देखो, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं, सेबी का फुल फॉर्म क्या प्यारे साथियों? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसका मुख्यालय मुंबई बांद्रा में है, ने आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड AVIL और इसके निदेशकों पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने व लिस्टिंग कंडीशंस का पालन नहीं करने पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी और उसके निर्देशकों ने कंपनी शेयर मूल्य को प्रभावित करने के लिए झूठी कॉरपोरेट अनाउंसमेंट की थी, मानी झूठी जो सूचना अपने ग्राहकों को दी थी, अपने ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए। तो इसलिए इस पर क्या है, आधार वेंचर्स पर, इनके कर्मचारियों पर, इसके निर्देशक कर्मचारियों पर नहीं सॉरी बेटा, इनके निर्देशक पर और सेबी के द्वारा 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, लाइफ टाइम ये क्वेश्चन जो है अपने काम में आने वाला है। ये जो क्वेश्चन है लाइफ टाइम अपने काम में आने वाला है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। हमेशा आपके काम में आने वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, कार्बन फाइबर को ग्रेफाइट फाइबर भी कहते हैं। कार्बन फाइबर को क्या कहते हैं? ग्रेफाइट फाइबर भी कहते हैं। तो यहीं पर अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ना कि भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेफाइट फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किसने और कहां की है? तो कार्बन फाइबर प्लांट का दूसरा नाम है प्यारे साथियों ग्रेफाइट फाइबर। और ध्यान में रखना, ये कार्बन फाइबर या ये ग्रेफाइट जो फाइबर है ये पर्यावरण के अनुकूल होता है। ये क्या होता है प्यारे साथियों? ये पर्यावरण के अनुकूल होता है, ठीक है, पर्यावरण का ये दुश्मन नहीं होता है। दूसरा, ये इस्पात से, इस्पात मानी ये स्टील से मजबूत होता है, ये स्टील से क्या होता है? मजबूत होता है, और ये स्टील से हल्का भी होता है। तो इसलिए आजकल प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं
कि अभी जो गाड़ियां आएंगी, चाहे वो 4 व्हीलर गाड़ी हो और चाहे वो 2 व्हीलर गाड़ी हो, अभी जो गाड़ियां आएंगी उनकी जो बॉडी बनी होगी वो पहले तो बनती थी प्यारे साथियों इस्पात या स्टील की, और अब उन्हीं गाड़ियों की जो बॉडी है वो बनेगी किससे, मानी जहां इस्पात या स्टील का प्रयोग होता था वहां पर अब ग्रेफाइट का या कार्बन फाइबर का प्रयोग होगा जो पर्यावरण के अनुकूल है। परंतु ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसका एक ही नुकसान है कि ग्रेफाइट फाइबर का दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, माने इससे रिसाइकल नहीं किया जा सकता, इसका प्रयोग जो है दोबारा नहीं किया जा सकता। ओम प्रकाश चौधरी सर कल मैं नहीं आ सकता, कल मेरा एनडीए का एग्जाम है। बिल्कुल ओम प्रकाश बेटा, आपको एनडीए की एग्जाम में सफलता हो ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे प्रिय छात्र ओम प्रकाश चौधरी को उनके जो सपने हैं उनमें सफल करे और आपकी ओम प्रकाश एनडीए की एग्जाम काफी सफल हो, है ना, और आपको इसी एनडीए के आपके पहले चांस में आपको सफलता मिले। तो ये जो मैंने आपको प्यारे साथियों ये चीज बताई है कि क्या ग्रेफाइट फाइबर होता है या क्या कार्बन फाइबर होता है, इसकी ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला प्लांट होगा और ये गुजरात राज्य में लगेगा। कौन से राज्य में लगेगा प्यारे साथियों, ये भारत के गुजरात राज्य में लगेगा। राइट उत्तर होगा गुजरात। हमेशा के लिए ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को नोट करके रखना प्यारे साथियों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि रफ एक कॉपी आप लेकर बैठा करो। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताता हूं जो सेम के सेम आपको एग्जाम में मिलेंगे और उस समय आपको हंसी भी आएगी कि देखो हमारे गुरु ने ये हमें बार बार हमारे को चेताकर बताया था। तो ये क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लाइफ टाइम के लिए रख सकते हो। बिल्कुल खेमचंद का उत्तर राइट आ रहा है। और जो अलग बताया, अब आपको शायद पहली बार पता चला होगा कि कार्बन फाइबर को ही ग्रेफाइट फाइबर भी कहते हैं और ये इस्पात या स्टील से मजबूत और हल्का भी होता है। और प्यारे साथियों आपने सुना होगा कि आजकल गाड़ियों की बॉडी भी हल्की आने लगी है एवरेज अच्छा लेने के लिए, और हमारे माया शेखावत भी जुड़ चुकी है। तो जो भी प्यारे साथी एक बार जुड़ते हैं और वो अपने इस सेशन को जरूर शेयर करें। तो देखो, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन या ग्रेफाइट फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है और एक्रिलोनिट्राइल फीड स्टॉक पर आधारित संयंत्रों की क्षमता 20,000 MTPA होगी। कुल मिलाकर ऑयल-टू केमिकल सेगमेंट में अंबानी ने मौजूदा और नई मूल्य श्रृंखलाओं में क्षमताओं का विस्तार करने के लिए अगले 5 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। वैसे आपको मैंने सारी चीजें वो बता दिया। अब अगले क्वेश्चन पे, और ये भी क्वेश्चन प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट ओम भाई। बिल्कुल, तो आपको बताना है विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है और भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। और प्यारे साथियों, केरल के ही कसारगोड में क्या स्थित है, केरल के ही कसारगोड में भारतीय नारियल शोध संस्थान स्थित है। केरल के कसारगोड में क्या है, नारियल शोध संस्थान स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश भारत है और भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य केरल है। केरल के बाद नारियल में दूसरा स्थान लक्षद्वीप का है। 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं, जिसकी राजधानी प्यारे साथियों कवारती है। और अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूं तो नारियल को संस्कृत में नरिकेलम कहते हैं। नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं, नरिकेलम कहते हैं। प्यारे साथियों, नारियल को शरीफल के नाम से भी जाना जाता है। यह तो आपके सामने मैंने रख दी है नारियल का सामान्य परिचय कि नारियल को संस्कृत में नरिकेलम कहते हैं और भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन केरल में। नारियल केरल के कसारगोड में नारियल शोध संस्थान स्थित है और विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को।
विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और मानी 2 सितंबर को ही नारियल महोत्सव का। और नारियल बड़ा ही तगड़ा होता है और नारियल का पानी पीने से डेंगू दूर हो जाता है। और मान सिंह राजपूत को भी हम इनका गुड मॉर्निंग स्वीकार करते हैं। मान सिंह राजपूत हमारे साथ धौलपुर से जुड़े हुए हैं। और पूजा का फल भी, अच्छा सबका मालिक एक होगा ना बेटा कि कोकोनट। अच्छा जसन अंग्रेजी में बता रही है। अच्छा अंग्रेजी में तो मैंने बताया नहीं कोकोनट। अब जसन मुझे यह भी बताएगी कि नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है। जसन मुझे यह भी बताएगी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। जल्दी से बताओ बेटा। देखते हैं हमारी जसन क्या बताती है। नारियल का वैज्ञानिक नाम बताइए प्यारे साथियों जल्दी से। बताने की जरूरत का है, मैंने बता ही दिया। कोकोस न्यूसीफेरा नारियल का वैज्ञानिक नाम है। अब देखो प्यारे साथियों, नारियल विकास बोर्ड द्वारा 2 सितंबर 2022 को 24वां नारियल दिवस समारोह आयोजित किया गया है। और नारियल समारोह का आयोजन केरल में होता है। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, नौकाओं की दौड़ भी केरल में होती है, मसाले भी केरल में होते हैं, मानसून की एंट्री भी केरल में है। और इस वर्ष का मुख्य विषय है खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें। मानी खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए किसकी खेती करें? नारियल की खेती करें। ठीक है। और ये इस बार के नारियल महोत्सव का जो लोगो है वो रखा गया। और 2022 में कौन सा नारियल महोत्सव मनाया गया? 24वां नारियल महोत्सव मनाया गया था, बिल्कुल केरला। और केरला की कोकोस न्यूसीफेरा, उपन्या मीणा ने सही बताया है, कोकोस न्यूसीफेरा। अब चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? यहां पर मैं आपको बताऊं बेटा, ये पोषण सप्ताह क्यों मनाया जाता है? कुपोषित जो है उसको दूर करने के लिए। मानी प्यारे साथियों, प्रोटीन की कमी से आदमी कुपोषित हो जाता है। ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित जो लोग हैं वो महाराष्ट्र राज्य में हैं। मानी भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित लोग किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा कुपोषित लोग हैं। परंतु प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, आपको 30 सितंबर को कुपोषण दिवस मनाया जाता है। इसी महीने के 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? इसी महीने के 30 सितंबर को कुपोषण दिवस मनाया जाएगा। और भारत में सर्वाधिक कुपोषित लोग कौन से राज्य में रहते हैं? महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। और प्रोटीन की कमी से और जो बच्चे हैं वो कुपोषित हो जाते हैं। परंतु बेटा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 2018 में की गई है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई है? 2018 में की गई है। और इस क्वेश्चन का उत्तर होगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। यह ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, नोट कर लो कि कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। भारत में सर्वाधिक कुपोषित लोग कहां हैं? भारत में सर्वाधिक कुपोषित लोग महाराष्ट्र में है। और यह क्वेश्चन अपना नया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन भारत सरकार के द्वारा कब चलाया गया? राष्ट्रीय पोषण मिशन भारत सरकार के द्वारा 2018 में चलाया गया था। ठीक है, बिल्कुल जशन 1 से 7 सितंबर को। अब देखो आगे, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। परंतु जो दिवस है वो 30 सितंबर को मनाया जाता है। पोषण सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य है बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना,
जिसका विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास, अंतरराष्ट्रीय विकास पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। क्योंकि जब हमारा युवा पीढ़ी या हमारे बच्चे ही कुपोषण के शिकार होंगे तो उसके बाद में एक देश का विकास कैसे हो सकता है। और भारत में कुपोषण में पहला स्थान कौन से राज्य का है? प्यारे साथियों, महाराष्ट्र राज्य का। आगे देखते हैं, किस मुख्यमंत्री ने भारत देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? कि कौन से राज्य के? ये तगड़े तगड़े जो डिमांड है ना, तगड़े तगड़े आइटम हैं, ये तगड़े आइटम आप सबको पता है कौन से राज्य का मुख्यमंत्री ला सकता है। ये जो नई नई रापचिक जो योजनाएं है ना, ये रापचिक योजनाएं केवल एक ही मुख्यमंत्री ला सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, बिल्कुल राइट उत्तर आ रहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। अब देखना प्यारे साथियों, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के हैं, अशोक गहलोत अपने राजस्थान के हैं, भगवत मान आम आदमी पार्टी से ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और अब देखते हैं हमें आगे। तो देखो, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। केजरीवाल ने लॉन्च करते हुए कहा कि हमने हैप्पीनेस क्लासेस, देशभक्ति पाठ्यक्रम और कई विशेष स्कूल शुरू किए हैं। साथ ही हम ट्रैफिक लाइट पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए आवासीय स्कूल बना रहे हैं। मानी जो बच्चे ट्रैफिक लाइट पर क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, और उनके लिए भी हम क्या बना रहे हैं, आवासीय स्कूल। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। आर्मी प्रेपरेटरी स्कूल शुरू किए गए हैं। आज हम देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने जा रहे हैं, और ये कहां पर शुरू होगा प्यारे साथियों? ये दिल्ली में शुरू होगा। अगला और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पहले नहीं है, पहले तो 2018 में राजस्थान में आ गया था। किस चीज के बारे में? अगला क्वेश्चन है, आईएफएस नागेश सिंह को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है? कि नागेश सिंह को किस देश में भारत का राजदूत और राजदूत नियुक्त करते हैं? प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपति। मानी विदेशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो आपको बताना है नागेश सिंह जो है उनको किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, और इसका राइट उत्तर होगा थाईलैंड, जिसे प्यारे साथियों हम सफेद हाथियों का देश कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सफेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। और इस थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और थाईलैंड की मुद्रा का नाम है वहात। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? वहात नाम है। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का उत्तर राइट है। और यहां पर आप एक चीज देखो, अब मैं बता दूं, फ्रांस यूरोप महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी पेरिस है। सिंगापुर एशिया का, जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी। इटली तो अपने पप्पू का नानेरा है ही, इटली तो अपने पप्पू का नानेरा है, और इटली की राजधानी है रोम, टाइबर नदी के तट पर। और अब देखते हैं आगे, नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी नागेश सिंह को भारत ने थाईलैंड में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। यह जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। तो पहले ये क्या थे बेटा? नागेश सिंह। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त होने से पहले, और ये विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी थे, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, और विदेश मंत्रालय ने हमें यह जानकारी दी है। तो प्यारे साथियों, ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स के बेहतरीन व्याख्यात्मक क्वेश्चन। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स जीके के रापचिक जीके डोज पर। और सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे है, आज का इनाम एक एक खोपरा देंगे, फूंपू बिल्कुल देंगे, खेमचंद जयशंकर पता से मिलेंगे, जो भी है सबको मिलेंगे। रोके रहे, क्लास को शेयर करते रहे, उत्तर दे पहले बाद में मिलेंगे इन क्वेश्चनों के। वन लाइनर रापचिक जीके डोज के उत्तर दें, ऐसे नहीं मिलेंगे।
मानसिंह राजपूत। अब आओ पहले आप उत्तर दो, सप्त पगोड़ा कहां स्थित है, कि सप्त पगोड़ा कहां स्थित है। तो बेटा तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम के मंदिरों को, तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम के मंदिर जो चेन्नई तट पर स्थित हैं, तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम के मंदिरों को सप्त पगोड़ा कहते हैं। तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम के मंदिरों को क्या कहते हैं, सप्त पगोड़ा कहते हैं। और इन महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव राजाओं ने करवाया था। और यहां पर बेटा महाबलीपुरम के मंदिर जो तमिलनाडु में है, यहां पर 7 मंदिर हैं, जिसमें 5 पांडवों के मंदिर हैं, और इन्हीं मंदिरों को सप्त पगोड़ा कहते हैं। परंतु ध्यान रखना प्यारे साथियों, ब्लैक पगोड़ा एक नाम आता है, ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर को कहते हैं। और स्वर्णिम पगोड़ों का देश म्यांमार को कहते हैं, स्वर्णिम पगोड़ों का देश म्यांमार। अगला है, भारत के राष्ट्र कवि किसे माना जाता है। भारत का राष्ट्र कवि कौन है, जल्दी से उत्तर दे प्यारे साथियों, कि किस कवि को भारत का राष्ट्र कवि माना जाता है। जैसे राजस्थान का राज्य कवि है मैथिली शरण गुप्त। जैसन कह रही है मैं तो रोज रोज इनाम लेने के लिए आती हूं, मेरा झोला खाली है तो रोज ये इनाम दे रहा हूं, इतना तगड़ा जी के दे रहा हूं, तेरे को ये इनाम नहीं है क्या। रामधारी सिंह दिनकर बता रही है उपन्या मीणा, रामधारी सिंह दिनकर। और सबके मालिक एक का उत्तर राइट है, सबका मालिक एक मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त भारत के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण जो गुप्त है वो भारत के राष्ट्र कवि माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है, पाल व सेन वंश का राज किस राज्य पर था। तो प्यारे साथियों ध्यान में रखना, पाल व सेन वंश का राज बंगाल पर था। किस पर था, बंगाल राज्य पर पाल व सेन वंश ने राज किया था। सेन वंश भी और पाल वंश भी। और भारत भारती रचना, सबका मालिक एक, बिल्कुल राइट है बेटा आपका, कि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है भारत भारती। और पाल व सेन वंश किस राज्य से संबंधित है, बंगाल। और जिस बंगाल का प्राचीन नाम गाल था, और जिस बंगाल को प्राचीन नाम गोड़ भी था, क्योंकि यहां से प्यारे साथियों गुड़ का निर्यात किया जाता था। और यहां पर 2 बड़े वंश स्थापित होते हैं, पाल वंश और सेन वंश, बंगाल से संबंधित है। अगले रापचिक जी के डोज हैं, इतिहास के जनक किस देश के निवासी थे। तो प्यारे साथियों इतिहास के जनक थे हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन थे, हेरोडोटस थे। और हेरोडोटस जो इतिहास के जनक है वो कौन से देश के हैं, यूनान देश के हैं। और इनकी पुस्तक है प्यारे साथियों हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक क्या है, हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है। हिस्टोरिका क्या है, इनकी पुस्तक है। तो इतिहास की जनक पुस्तक कौन सी हुई, हिस्टोरिका इतिहास की जनक पुस्तक हुई। अगला है, रसायन विज्ञान का जनक देश किसे माना जाता है, मानी केमिस्ट्री का जनक देश किसे माना जाता है। तो प्यारे साथियों रसायन विज्ञान का जनक देश है मिस्र। जिस मिस्र को आज इजिप्ट कहते हैं, जिस मिस्र को आज क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं, रसायन विज्ञान। और कैसे, तो मिस्र की सभ्यता प्यारे साथियों पिरामिडों की सभ्यता है। और पिरामिडों में जो शव रखा जाता था जिसको हजारों साल सुरक्षित, उस शव को मम्मी कहते थे। तो ये जो शव को हजारों साल सुरक्षित रखने वाला, कि हजारों साल कौन सा देश शव को सुरक्षित रखता था, तो मिस्र देश जिस रासायनिक प्रक्रिया से हजारों साल शव को सुरक्षित रखता था, इसीलिए उसे प्यारे साथियों रसायन विज्ञान का जनक देश माना जाता है। और ये मिस्र की सभ्यता या पिरामिडों की सभ्यता मिस्र देश में प्यारे साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। और मिस्र को आज इजिप्ट कहते हैं। और प्यारे साथियों मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा है। और उपन्या मीणा केमिस्ट्री का जनक कैसे कहा जाता है, बताया ना उपन्या मीणा, कि ऐसे कहा जाता है कि ये शवों को हजारों साल सुरक्षित रखना उसी समय सीख गए थे सभ्यताओं के काल में,
है ना। तो इसलिए ये क्या हजारों साल अपने मृत व्यक्ति के शव को सुरक्षित रखते थे। मिस्र की एक मम्मी अपने राजस्थान में भी है, अपने राजस्थान की, और जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भी रखी हुई है मिस्र की एक मम्मी। और अगला है भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है, तो बता सकते हो प्यारे साथियों। भारत की प्रथम मस्जिद है कुतुल उल इस्लाम मस्जिद। भारत की पहली मस्जिद है कुतुल उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में स्थित है। जो कहां स्थित है प्यारे साथियों, दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे लाख बख्श भी कहते हैं। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, कुतुल उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और भारत की यह पहली मस्जिद कुतुल उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के पास दिल्ली में स्थित है। सबका मालिक एक कुतुब मीनार नहीं है, सबका मालिक एक बेटा कुतुब मीनार तो एक मीनार है, वो मस्जिद नहीं है। वो क्या नहीं है, मस्जिद। मस्जिद का नाम है कुतुल उल इस्लाम मस्जिद। पूरा नाम बेटा मैंने भी नहीं लिखा है, इसका पूरा नाम है कुतुल उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो ये थे आज के अपने प्यारे साथियों रापचिक जीके डोज। और अब चलते हैं अपने कल के रापचिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के उत्तर पर और उसके विजेता। तो भारत का तोता ए हिंद या भारत की तोती कहते हैं अबुल हसन को। भारत का तोता या तूती हिंद कहते हैं अबुल हसन को, जिस अबुल हसन के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। और जिन दोनों गुरु शिष्यों ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, और जो अबुल हसन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, और जिन अबुल हसन का असली नाम है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है। तो प्यारे साथियों अब है इसके विजेताओं के नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इस क्वेश्चन के विजेता हमारे कौन कौन है। तो इस क्वेश्चन के जो विजेता है, और इस क्वेश्चन की पहली विजेता है उपन्या मीणा, दूसरी विजेता है एम ढाका महेंद्र सिंह ढाका, तीसरे हैं खेमचंद, चौथी है कोमल बिश्नोई, पांचवी है जसन, छठे है ओम प्रकाश, सातवीं है रुखसाना बानो, आठवें है किस्नू, नौवीं है महिमा सैनी, 10वें है मोनू सुनील, और 11वीं है पुष्पा सैनी, 12वां है सुमन बिजानिया, और 13वीं और अंतिम रापचिक विद्यार्थी हैं प्रेम पटेल। बिल्कुल खेम सिंह को, प्रेम पटेल को, सुमन बिजानिया को, एमडी को, जसन को, उपन्या मीणा को, रुखसाना बानो को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो। और आपने हमारे रापचिक क्वेश्चन का रापचिक उत्तर दिया। और अब प्यारे साथियों आपके सामने आज का रापचिक क्वेश्चन और आज का बेहतरीन क्वेश्चन, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में क्लास पूरी होने के बाद देना है। परंतु मैं आपके लिए इतनी तगड़ी तगड़ी खतरनाक आइटम लेकर आता हूं, और आप अपने इस एक भी आइटम को और क्लास में शेयर नहीं करते हो, शेयर किया करो प्यारे साथियों इसको। और जो विजेताएं हैं, इन विजेताओं को इनाम क्या मिलेगा वो शाम की क्लास में। सर मेरा नाम नहीं आया, ओम प्रकाश तो क्लास तो ध्यान से सुनता नहीं है, रोज कहता मेरा नाम नहीं आया। और क्या नाम आएगा, अभी अभी तो ओम प्रकाश बोला है, तो तेरा नाम है ना दूसरा रख ले, कोई टाट बकरिया वाला सा जो तेरे समझ में आ जाए। तेरा नाम तीसरे स्थान पर तो बोला है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और क्लास के अब अंतिम पड़ाव में सभी प्यारे छात्रों को बोलकर थैंक यू, लिखित में थैंक यू, जुड़े रहे। और कोमल बिश्नोई भी हमारी विजेता थी, इनका नाम भी मैं लेना भूल गया हूं। तो ये थी प्यारे साथियों आज की अपनी क्लास। मिलते हैं और नई क्लास में नए तथ्यों के साथ, और शाम को 4 बजे एक बार पुनः मिलते हैं। सभी विद्यार्थी शाम को 4 बजे वाली क्लास में भी लाइव जुड़ना ना भूले। और अब आज्ञा लेते हैं हम आपसे, और सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।